Hello students, so this is part 4 of carbon and its compound chapter. This is the final part. In this video your chapter will be completed. Here we will be discussing about the important chemical reactions of carbon compounds such as esterification, saponification and cleansing action of soap. So let's get started. So the very first reaction is combustion reaction. Combustion reaction में क्या होता है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो बर्न करता है देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड एनर्जी, तो उस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास ओनली कार्बन है, देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट. सेकेंड में हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मीथेन. तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. वाटर भी इसमें एक्स्ट्रा फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव इथेनॉल. इथेनॉल को भी अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है. उसके बाद अगर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करें देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमें क्लीन फ्लेम देते हैं एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमें सूटी फ्लेम देते हैं. इन सर्टेन कंडीशन सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी सूटी फ्लेम दे सकते हैं व्हेन देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो जो यूटेंसिल्स होते हैं घर पे कुकिंग वाले, तो वो नीचे से ब्लैक ब्लैक होने लग जाते हैं. उसका रीजन यही होता है कि ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो गैस स्टोव होता है उसके जो एयर होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे वेसल्स ब्लैकन होना स्टार्ट कर देते हैं. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ O2, addition of oxygen or you can say as removal. So this is oxidation reaction. अगर addition of oxygen या फिर removal of hydrogen किसी भी reaction में हो रहा है तो वो reaction oxidation reaction होगा. Suppose I have ethanol और मैं उसको react करवाऊँ alkaline KMnO4 की presence में और acidified K2Cr2O7 की presence में, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा CH3COOH. ये इथेनॉल है एंड दिस इज इथेनोइक एसिड. सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इथेनॉल था और यहाँ पर इथेनोइक एसिड, यानी कि इथेनॉल में हमारे पास ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गया है एंड हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है. तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और यहाँ पर जो KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 है एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट्स व्हिच ऑक्सीडाइजेस द अदर कंपाउंड एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. तो उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. इस रिएक्शन में एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नेक्स्ट वी हैव इज एडिशन रिएक्शन. So third reaction is addition reaction. So इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस आर बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सपोज मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इस पे आर कोई भी एटम लगे हुए हैं. सो अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 गैस, तो जो मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था अब वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. यहाँ पे ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर डबल बॉन्ड के प्लेस पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसके प्लेस पे कार्बन की 1,1 वैलेंसी जो है वो फ्री हो गई और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया. सो दीज रिएक्शन आर नोन एज एडिशन रिएक्शन. और यहाँ पे जो ये निकल कैटलिस्ट है ये क्या है, देखो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग रिएक्टेड. तो वो किसी भी रिएक्शन में खुद से रिएक्ट नहीं होते. यहाँ पे आपको कहीं भी निकल का एडिशन नहीं मिलेगा लेकिन आपको H2 का एडिशन मिलेगा. तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं. मतलब कि पहले ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा होगा और निकल कैटलिस्ट ऐड करने के बाद ये रिएक्शन फास्ट होने लग गया. ठीक है. तो ये अनसैचुरेटेड जो हमारा कंपाउंड है
आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। सो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करें। तो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और वेजिटेबल घी जो होता है वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा सकते हैं और वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हेल्दी की बात करें तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं ह्यूमंस के लिए अदर देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Fourth reaction is substitution. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा, सब्स्टिट्यूशन यानी कि वन एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एटम, तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सपोज मेरे पास मीथेन कंपाउंड है और उसको मैं क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl। एक क्लोरीन यहाँ से और एक हाइड्रोजन वहां से हटके एक और कंपाउंड बन गया। तो यानी कि इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया और हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो फर्स्ट, ये इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कि जो फर्स्ट हमने किया था इससे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला, तो उसमें ये था कि कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे बोल सकते हो। तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि बिकॉज उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसलिए उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आप सबको पता होगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। सबसे पहले तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। तो यानी कि इथेनॉल में हमारे पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो अब अगर मैं इथेनॉल को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, C2H5, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड सोडियम का एडिशन हो जाएगा एंड H2 गैस हमें रिलीज हो जाएगी। तो बैलेंसिंग के लिए वी कैन राइट इट एज लाइक दिस। ठीक है, सो इथेनॉल को अगर हम सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है और इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन होता है, अगर मैं इथेनॉल को हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाऊं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ तो जो इथेनॉल है हमारा वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। सो इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम इसको किस लिए बोलते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ H2O होता है। दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, सो अगर किसी भी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो OH एंड 1H निकल के हमारे पास C2H4 की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो फर्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सेकेंड होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ एक बहुत ही फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज एस्टर। तो उसमें क्या होता है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। उससे हमें एक बहुत ही स्वीट स्मेलिंग फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड मिलता है विच इज नोन एज एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है बिकॉज इसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो रहा है। एक बार इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज एस्टरिफिकेशन।
इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, एस्टर हमें मिलेगा। सो एस्टर की फॉर्मेशन कैसे होगी, देखो आपको इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन को आपको इसमें से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। सपोज एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से ले लिया एंड एक OH मैंने यहाँ से ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बन गया, प्लस H2O मेरे पास बन गया। अब इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड, लाइक CH3CO और यहाँ पे क्या बच गया, OC2H5। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगे। तो मैंने ये लिख लिया CH3CO इतना मॉलिक्यूल हमारा हो गया। उसके बाद इस मॉलिक्यूल का C2H5O, तो उसको ऑक्सीजन से बाइंड करके लिखेंगे OC2H5। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एस्टर का। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड करके और ज़्यादा लिखना चाहो तो आप ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्वीट स्मेलिंग यानी कि फ्रूट स्मेल वाला कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो ऐसे एस्टर की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि आपको इसको बस उल्टा करके लिखना है, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स की साइड लिख दो और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स की साइड लिख दो, तो वो हमारा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। सेपोनिफिकेशन। अब देखो एस्टरिफिकेशन में एस्टर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन बोल रहे हैं। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट वाला इस साइड लिख देती हूँ, COO C2H5 प्लस वाटर था, फिर रिएक्टेंट वाला मैं इधर लिख देती हूँ 5OH प्लस में CH3COOH। अब इसमें स्लाइट चेंज है, बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। बेस यानी कि NaOH, तो NaOH के लिए मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे Na लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, तो ये NaOH कंपाउंड बन गया। तो मैंने क्या किया है, H2O में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया एंड Na मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास NaOH बचा। तो अभी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट की साइड में जो भी कंपाउंड है उसमें भी हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके Na लगा देंगे। सपोज जो ये वाले हमारा फॉर्मेशन हुआ था, इसमें हम यहाँ पर Na लगा देंगे। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसमें ये हमारे पास एस्टर है, तो इसमें कन्वर्जन ऑफ एस्टर बैक इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, और ये हम सबको पता है दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज अ बेस। सो ये हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गया, ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हुआ। एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है विच इज रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विद NaOH। तो उसमें क्या होगा, सो अब हमारे पास है इथेनॉइक एसिड प्लस में NaOH। तो अब क्या रिएक्शन बनने वाला है, देखो ये एक एसिड है और ये एक बेस है। तो एसिड प्लस बेस हमें क्या देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि इसमें एक तो वाटर कंफर्म बनेगा प्लस एक बनेगा सॉल्ट। तो वाटर इसमें से अगर मैं निकाल दूं एक हाइड्रोजन और OH, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, CH3COON। तो ये हमारे पास सॉल्ट हो गया सोडियम का एंड दिस इज वाटर। तो ये ऐसे रिएक्शन भी आपको दे सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी कम्स टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे 101% क्वेश्चन आपका आएगा टू डिस्क्राइब द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, या फिर सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, या फिर एक दो वैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। सो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, cleansing action of soap. Cleansing action of soap. तो सबसे पहले तो देखते हैं what are soaps. Soaps are sodium और potassium. ठीक है, soaps are sodium और potassium salts of long chain carboxylic acids. Long chain
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सपोज मैं CH3 CH2 लॉन्ग चेन हमें बनाना है, तो मैं एक लंबी सी कार्बन की चेन बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कार्बन की चेन हो गई, लॉन्ग चेन कार्बन चेन। तो इसमें अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, तो COOH। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये किसका सॉल्ट है, सोडियम या पोटेशियम का, यानी कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव हम लिख सकते हैं पोटेशियम के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सोप का, दिस इज आर सोप। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। तो जो ये लॉन्ग कार्बन चेन है इसको हम जिगजैग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको टेल बोलेंगे, और जो ये वाला पार्ट है आयनिक पार्ट, इसको हम हेड की तरह ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सोडियम सोल्ट है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये जो हमारी टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और जो ये हेड होता है सोप का, ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, देखो हाइड्रो आप सबको पता होगा, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, और फोबिक यानी कि हेटिंग, फोबिक होता है हेटिंग। ठीक है, सो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है ये वाटर हेटिंग पार्ट होता है, यानी कि इसको वाटर से बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसको वाटर, सो ये वाटर से दूर रहने की कोशिश करता है। और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है सेम ये वाटर है, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है ये वाटर को पसंद करता है, ये वाटर के साथ रहना चाहता है और ये वाटर से दूर रहना चाहता है। तो अब क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ऐसे, तो इसमें मेरे पास वाटर है सपोज, और मेरे पास कोई क्लॉथ है जिसपे हमारा डर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ये डर्ट है। सो अब क्या होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर सोप डालूंगी, ठीक है, ये मैंने सोप डाल दिया इसके अंदर, सपोज ये सोप है, तो अब क्या होगा, सोप का जो ये एंड होता है, सोप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो अब जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, वाटर हेटिंग है, ये वाटर इसको पसंद नहीं है, तो ये डर्ट के साथ स्टिक करेगा, डर्ट के साथ जाके ये चिपक जाएगा, और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है ये पानी से चिपकेगा। ठीक है, तो ये पानी की साइड इसका होगा, हेड पार्ट जो होगा वो पानी से स्टिक होगा वाटर से, और जो टेल पार्ट हमारा है वो डर्ट के साथ स्टिक होगा। ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, सपोज ये बीच में डर्ट पार्टिकल था। ठीक है, सो अब मुझे डर्ट पार्टिकल से कौन स्टिक करेगा, टेल, सो इससे मैं टेल को स्टिक कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आयनिक पार्ट है, सोडियम वाला पार्ट, सो ये वाटर की साइड रहेगा, यहाँ पे हर जगह वाटर है। ठीक है, सो ये वाटर की साइड रहेगा, बाहर की साइड। तो ऐसे सिमिलरली बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स इस पे अटैच हो जाएंगे ऐसे करके। सो ये जो एक क्लस्टर ऑफ सोप आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मिसेल। ठीक है, मिसेल। तो ये यहाँ पर मिसेल की फॉर्मेशन हो रही है, मिसेल आर द क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये ऐसे डर्ट के साथ स्टिक हो गए हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, सो इसको क्या पसंद होता है, इसको हाइड्रोकार्बन चेन पसंद होती है, और जो आयनिक वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, उसको वाटर पसंद होता है, तो वो वाटर के साथ स्टिक करेगा और ये डर्ट के साथ स्टिक करेगा। सो अब अगर हम क्लॉथ्स पे सोप डालने के बाद उनको बीट करेंगे, यानी कि एजिटेशन का जो प्रोसेस होता है, बीटिंग अप ऑफ क्लॉथ्स, या फिर उसमें से जब हम वॉश ऑफ करेंगे वाटर को, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था जिसने डर्ट को पकड़ रखा था, और जो हाइड्रोफिलिक है जो वाटर से स्टिक था, तो वो वाटर के साथ जाना ट्राई करेगा कि वाटर अगर बाहर निकल रहा है क्लॉथ से तो वो वाटर के साथ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इस डर्ट को नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसने इसको स्टिक करके रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, डर्ट को अपने साथ लेके ही बाहर निकल जाएगा क्लॉथ से। ठीक है, सो ये हमारा सोप के बारे में था, सोप का क्लींजिंग एक्शन। सेम हमारे डिटर्जेंट का भी होता है, बट उसमें सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं। डिटर्जेंट जो होता है वो आपका सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, एंड सोप हमारा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो एक बार सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट।
तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोप्स वर्क वेल विद सॉफ्ट वाटर एंड डिटर्जेंट वर्क वेल विद बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब देखो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो ग्लेशियर से या फिर जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, एंड हार्ड वाटर वो होता है जो ओशन वाटर, सी वाटर से मिलता है, यानी कि जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, तो उसके साथ वो एक इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट यानी कि स्कम एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं स्कम। ये होता है इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट, तो इसकी फॉर्मेशन वो कर देते हैं। सपोज आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट सा फॉर्म हो जाता है और सोप अच्छे से निकल नहीं पाता क्लोथ्स में से, तो वही स्कम होता है। तो हार्ड वाटर में सोप्स जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, वेयर एज जो डिटर्जेंट होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सॉफ्ट वाटर यूज कर रहे हो या आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हो, वो दोनों में ही लेदर की फॉर्मेशन करता है, फोम की फॉर्मेशन करता है और अच्छे से डर्ट एंड ऑयल को निकाल देता है क्लोथ से। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो सोप्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं विद इन द टाइम, वेयर एज जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो इको फ्रेंडली नहीं होते, वो नेचर के लिए थोड़े से हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज दे हैव रिलेटिवली वीक क्लिनजिंग एक्शन। ये हमने अभी बात करी कि हार्ड वाटर में वो क्लिनज नहीं करते। So fourth point is they have sodium and potassium salt of long chain fatty acid, and they are sodium or potassium salts of long chain benzene sulfonic acid. So these were the differences between soaps and detergent. इस पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है और पूछा भी गया है CBSE में एक बार। The question was कि what would you use in case of hard water, detergent और soap? तो आपको लिखना था कि detergent हम यूज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज सोप के केस में वो अच्छे से क्लिनज नहीं करेगा एंड वो एक इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट यानी कि स्कम की फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से क्लिनजिंग एक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। So this was all about chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम जो भी पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।